नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय की चर्चा मैं अपने इस लेक्चर में करूंगा वो विषय पूरे देश में इस समय सबसे बर्निंग इशू है और वो है राष्ट्रपति का चुनाव। अगर आप जागरूक हैं, सामान्य नागरिक हैं और अखबार पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं, कहने का तात्पर्य है कि आपके अंदर जिंदापन की कोई भी चीज़ें मौजूद हैं तो आपकी रुचि इस विषय पे जरूर होगी। मैं भी भीड़ का आम व्यक्ति हूँ और इस प्रकार की चर्चा जब मैं अपने छुटपन में सुनता था तो बहुत से लोगों को बात करते सुनता था कि अब राष्ट्रपति का चुनाव है, देखो कौन अगला राष्ट्रपति बनता है, और चर्चा यहीं से ख़त्म हो जाती थी। हम लोग इतने मजबूत नहीं थे, न इतने जिज्ञासु थे, और जिज्ञासु होते तो किससे जिज्ञासा शांत करते जब जो बड़े थे उनकी भी सीमाएं यहीं आके ख़त्म होती थी। तो मुझे कई दिनों से लगा कि क्यों ना हम इस पर एक छोटा सा वीडियो क्लास तैयार करते हैं जो किसी भी परीक्षार्थी के लिए, यानी जो व्यक्ति किसी एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहा है, और किसी भी आम व्यक्ति के लिए जो मेरे आप जैसा एक सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि नागरिक, उससे भी अपेक्षा की जा सकती है कि देश के प्रथम नागरिक का अगर निर्वाचन होना है, इलेक्शन होना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसमें कौन लोग वोट दे सकते हैं, क्या मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने, मैंने कभी खुद वोट किया है, क्या मैंने नहीं वोट किया है तो किसी ने नहीं वोट किया होगा, नहीं कुछ लोग तो चुनाव में भाग लेते ही होंगे। आखिर वो कौन लोग हैं, उनकी पात्रता, एलिजिबिलिटी कैसे तय होती है कि वो लोग वोट दे सकते हैं, वो लोग वोट नहीं दे सकते हैं। और भारत का प्रथम नागरिक, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 52 में आर्टिकल 52 में वर्णित है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति तो होगा, लेकिन वो कैसे होगा, किन प्रक्रियाओं के द्वारा उसका निर्वाचन होगा, इस पर हमें गंभीरता से चर्चा करनी है। पुरानी बात दोहराता हूँ, यदि आप लेक्चर को ईमानदारी से धैर्यपूर्वक सुनेंगे, 2-3 बार उसका लेक्चर रिवाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उस मजबूत निर्णय तक पहुंच जाएंगे कि आप भी एक मजबूत उत्तर देने में, तर्कसंगत आंसर देने में तैयार हो जाएंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन देता है, कौन लोग वोट देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, आम नागरिक वोट बिल्कुल नहीं देता, तो फिर आम नागरिक की चुनाव में भागीदारी कैसे, यह भी अपने आप में एक विषय ही है। भाई जब हम नहीं वोट दे रहे हैं तो जो लोग वोट दे रहे हैं तो हम कैसे शामिल हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि वो भारत का प्रथम नागरिक मेरे द्वारा चुना गया, मैंने तो वोट नहीं दिया। तो इस पर हम लोग एक विशद चर्चा करते हैं। थोड़ा सा बड़ा लेक्चर रहेगा, लेकिन बड़े और छोटे की सीमाएं नहीं निर्धारित होनी चाहिए अगर विषय गंभीर है और विषय की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ ना तो उसे जबरियाँ बड़ा किया जा रहा है और ना ही उसे ज़बरदस्ती छोटा करने का साहस मुझ में है। जितने तथ्य मूलभूत हैं वो तथ्य आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाए जाएंगे, और आप उन्हें अगर राइट डाउन करेंगे तो परीक्षा में भी, किसी भी परीक्षा में शायद ही कोई प्रश्न बाहर जाए। ये बड़ी कठिन लाइन है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिस भरोसे से मैंने ये लेक्चर मेंटेन किया है, प्रिपेयर किया है, और जिस तरीके से पिछले कई वर्षों में मैं इस विषय को पढ़ाते आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं ये बात करने का विधिक अधिकार रखता हूँ कि इससे कोई भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। अलबत्ता पढ़ाया हुआ तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन पढ़ा हुआ आएगा, ये सीमाएं इसके मालिक आप हैं। मैं तो बहुत पढ़ा सकता हूँ, किताबों में लिखा है, पढ़ करके एक नए तरीके, नायाब तरीके से आप तक पहुँचाने का सलीका ढूंढ सकता हूँ, वो हुनर ला सकता हूँ जिससे आप कम समय में बिना भटके हुए सीधे सीधे ट्रैक पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप इतनी भूमिका में मेरे ख्याल से अब राष्ट्रपति तक बिल्कुल गर्म हो चुके होंगे कि दिमागी तौर पे राष्ट्रपति सुनने के लिए आपका मस्तिष्क तैयार होगा। तो शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं उनका वर्णन, उनकी संख्या अनुच्छेद 52 से लेकर आर्टिकल 52 से लेकर 143 तक है। बीच के कुछ अनुच्छेद सीधे नहीं है, लेकिन अगर अनुच्छेद 52 से यात्रा करना शुरू करेंगे तो आर्टिकल 143 पे राष्ट्रपति की चर्चा समाप्त होगी। आपको किसी भी आर्टिकल को बहुत विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सामान्य रूप से बता रहा हूँ, कोई अगला लेक्चर होगा उसमें हर आर्टिकल जिसकी आवश्यकता है, जैसे 61 है, इम्पीचमेंट वगैरह वगैरह, उनको मैं स्पेशलाइज करके, ताकि आप परीक्षा में और भी जो बात मैंने कही ना कि कोई सवाल नहीं बाहर जाएगा, तो अगले व्यूज़ में आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक बहुत रोचक बात है मित्रों
कि देश का प्रथम नागरिक जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट होगा। और गणतंत्र की भाषा में भी यही बात है। भारत एक गणतंत्र देश है, लोकतंत्र तो भारत में है ही, गणतंत्र भी है। तो जिस देश का कार्यपालिका प्रधान चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, वो देश गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। अब बात आई कि साहब गणतंत्र हमने मान लिया, आपने कहा हमने मान लिया, और मैं भी कह रहा हूं संविधान के आधार पर, मेरा निजी कोई मंतव्य नहीं इस पर ये है कि संबंधित अनुच्छेद, जैसा मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है इस बात को, कि आर्टिकल 52 से 143 तक। आपसे मैं जरूर कहता हूं जब भी मेरा आप लेक्चर देखें तो अपने पास पेन पेपर रखिए। पहले व्यूज में पहली रीडिंग या उस वीडियो को देखते टाइम कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब सेकेंड टाइम आप रीड करें तो रुक रुक करके उसके फिगर को नोट करते जाएं। आप देखिएगा कि आपको अच्छा लगने लगेगा, आप लगेगा अरे हमें भी तो कुछ आ रहा। खैर, इलेक्शन प्रक्रिया, पहली बात तो मैंने प्रेसिडेंट लिखा, उसके बाद फिर लिखा रिलेटेड आर्टिकल, संबंधित अनुच्छेद 52 से 143 तक, 52 से 143 तक। अब इसके बाद जो बात आती है, जो अपने आप में रोचक और बड़ी पेचीदी, प्रयास है सरल होगा, वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे अरे वाह ये तो मजेदार है, ये तो हमें समझ में आ गई। और जैसे ही आप ये महसूस करेंगे कि हमें समझ में आ गई, मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। मेरी पढ़ाने की सार्थकता यही तक है कि आपको बताई हुई बात आपको समझ में आ जाए और बिना बहुत मानसिक तनाव लिए हो, कि प्रेशर के साथ भ्रुकुटियां तनी हुई, आईब्रोज बिल्कुल अजीब सी है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया, इलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए इलेक्शन प्रोसेस, जैसे अब ये प्रोसेस में बहुत से लोगों को लगेगा साहब ये प्रोसेस नई बात कह रहे, कुछ नहीं। खाना खाने का, बनाने का, दाल बनाने का, सब्जी बनाने का, खीर बनाने का एक प्रोसेस है ना, प्रक्रिया। तो जिस तरीके से खीर बनाई जाएगी, दूध डाला जाएगा, शुगर डाली जाएगी, चावल डाला जाएगा, आग लगाई जाएगी, तात्पर्य गैस में, तो खीर बन गई। उसी तरीके से, और अगर आप अपने निजी जीवन से देख करके जिसके प्रति आप बहुत उत्कंठित रहते हैं, तो विवाह की प्रक्रिया, पहले उस लड़की को देखा जाएगा, लड़की लड़के को देखेगी, वगैरह वगैरह। अब तो आप बहुत समझ गए ना, मुझे राष्ट्रपति के बारे में ज्यादा नहीं कहना चुनावी प्रक्रिया का। तो जिस प्रक्रिया, जिस माध्यम, जिस तरीके, जिस सलीके से प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उस सलीके में पहली बात आती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये थोड़ा सा हिंदी है, कठिन लग रही है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिस्टम का मतलब प्रणाली भूल जाइए, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है प्रतिनिधित्व, यानी मेरी जगह कौन मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, और प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल शब्द है, इस पर हम बात करेंगे। और यहां प्रोपोर्शनल से एक प्रमुख बात आती है कि ये प्रोपोर्शनल के लिए हम वोट वैल्यू निकालने का सलीका जाने, इसको हिंदी में कहेंगे मत मूल्य। ठीक है बच्चों, इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा कि प्रोपोर्शनल में ये बात आएगी। तो पहली प्रक्रिया में आता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी अनुपात के रूप में प्रतिनिधित्व हो। एक ही व्यक्ति वोट दे रहा है, लेकिन वह व्यक्ति ज्यादा वैल्यू का वोट दे रहा है या कम वैल्यू का वोट दे रहा है। यहां भी मेरा उदाहरण आपको सरल करेगा इस बात को, कि जैसे किसी भी निवेदन पर, किसी भी आमंत्रण पर आप दावत में जाते हैं और आपके पिताजी जो एक बहुत संभ्रांत व्यक्ति हैं, क्षेत्र के, इलाके के या जिले के या जो भी, तो आपका पहुंचना और आपके पिताजी का पहुंचना, दोनों लोगों के सम्मान में जो अंतर है, उसी तरीके का अंतर यहां है कि व्यक्ति के रूप में तो आप भी एक वोटर के रूप में, पापा भी एक वोटर के रूप में, लेकिन आपका पहुंचना, और यही थोड़ा सा और परिवर्तन हो सकता है। कल को आप आईएएस टॉप कर गए, यूपीएससी में आपने फर्स्ट रैंक ले ली, और आपका छोटा भाई जो अभी अंडर ग्रेजुएट है, तो उसका पहुंचना और आपका पहुंचना, आप समझ रहे हैं ना, आप फील करिए उसी स्थिति में कि भैया आया छोटा वाला, तो उसकी वैल्यू क्या हुई। आप यूपीएससी इसी साल टॉप किए या अगले साल टॉप कर जाए, कोई भरोसा नहीं है, पीछे का तो कन्फर्म में नहीं टॉप किया, लेकिन आगे तो कर सकते, तो आपकी वैल्यू। उसी तरीके से जो भी निर्वाचक मंडल है, इलेक्टोरल
ग्रुप है जिसमें ये कहा जाए इलेक्टोरल ग्रुप में कि निर्वाचक मंडल जिसमें वो लोग वोट देते हैं, उस वोट देने में जैसे मैं एक व्यक्ति हूं, मेरा वोट अलग वैल्यू का है, इस तरफ का वोट अलग वैल्यू का है, आपका वोट अलग वैल्यू का, तो मेरी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसी बात को मैंने हिंट कर दिया है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में वोट वैल्यू का पूरा कमाल है, जो हम आपको एक फार्मूले के माध्यम से अगले क्लास में दिखाएंगे, समझाएंगे, समझ में आएगा। इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति। देखिए प्रणाली, पद्धति, ये सब चीजें बिल्कुल अलग है, लेकिन एकल संक्रमणीय क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल। सिंगल ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल का मतलब है स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी मेरी चीज आपको दी जा सकती है, आपकी चीज दूसरे को दी जा सकती है। जैसे भाई बहन है, छोटे भैया किसी खिलौने के लिए रो रहा है, तो बड़े भैया से पापा ने खिलौना छीन करके उसे दे दिया कि छोटे भैया को भी थोड़ी देर खेल लेने दो, तो खिलौने का ट्रांसफर हुआ ना, जो बड़े वाला भैया खेल रहा था छोटे वाले को दे दिया। तो हो सकता है वोटों की संख्या का भी स्थानांतरण इस माध्यम से होता। कब होगा ये बात की चीज है, थोड़ा सा हिंट कर देता हूं। यह तब होता है जब किसी भी प्रत्याशी को, जो भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, वो निर्धारित कोटा वोटों का नहीं मिलता है, जो निर्धारित कोटा एक कैलकुलेशन के माध्यम से डिसाइड होता है। थोड़ा सा हिंट है, गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट का मतलब यह है कि साहब किसी को नहीं पता चला कि आपने वोट किसको दिया, कैसे दिया। ये अगर ये 3 शब्द आपको याद है तो आप चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत कर चुके हैं। पहला, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। सेकंड, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। फिर है तीसरा, सीक्रेट बैलेट। ठीक, पुनः मैं आपको इन पूरी बातों को एक बार 2 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं। देखिए, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक, संविधान में यह बात सुनिश्चित है कि गणतंत्र, भारत के संविधान नहीं, कहीं भी गणतंत्र और लोकतंत्र की परिभाषा में यह बात स्पष्ट है कि जिस देश का कार्यपालिका प्रधान, चीफ एग्जीक्यूटिव, पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इलेक्ट होगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा, वह गणतंत्र कहलाएगा। आपका भारत, हमारा देश गणतंत्र है, दोनों बातें स्पष्ट है। अब कौन व्यक्ति, यानी रिलेटेड आर्टिकल क्या? सबसे पहले हमारी ये सब जानकारी तो हमें संविधान नामक डायरी से ही तो मिली, तो हम संविधान की डायरी में देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 52 से 143 तक राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं समेटते हुए यह अनुच्छेद संबंधित, या यूं कह दीजिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से, नियुक्ति से, निर्वाचन से, वेतन से, भत्ते से, योग्यताओं से, अर्हताओं से, चुनावी प्रक्रिया, सब कुछ कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से रिलेटेड। तो अगर कभी परीक्षा में यह आए संविधान के कितने अनुच्छेद, ये सवाल नहीं आएगा, यह आएगा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक राष्ट्रपति से संबंधित है। तो बहुत से आएंगे, अगर आपने याद किया है तो सवाल ठीक होगा, वरना तो वो संख्या ही है, चाहे 52 हो चाहे 72 हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चुनावी प्रक्रिया, भाई राष्ट्रपति आप बनाने जा रहे हैं तो तरीका क्या होगा? तरीका यह है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और गुप्त मतदान, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और सीक्रेट बैलेट के माध्यम से हम अपने यहाँ, अपने देश में किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसी प्रत्याशी को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर सकते हैं। अब जहां पर आया प्रोपोर्शनल, इसके लिए मैंने हिंट की वोट वैल्यू। वोट वैल्यू मैंने ये बताया कि किसी जगह किसी व्यक्ति के पहुंच, 1-2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति की वैल्यू अलग होगी, दूसरे व्यक्ति की अलग होगी, दोनों व्यक्तियों की वैल्यू अलग अलग वे में कंसीडर हो, यही मत मूल्य है। ये बात बाद में डिस्कस होगी। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में मैंने आपको यह बताया कि आपका वोट का मतलब है जिस प्रत्याशी को जो भी वोट मिले, यानी जितने भी प्रत्याशी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं, उनमें हो सकता है कि प्रत्याशियों के वोटों का ट्रांसफर भी हो जाए, और ट्रांसफर किस में होगा? किसी दूसरे प्रत्याशी में होगा। यह बात आपको यहां से मैंने हिंट की। गुप्त मतदान का मतलब है आपको नहीं पता है और वो मतदान गोपनीय तरीके से है, किसने किसको वोट दिया बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते। इस बात को आप अब वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, अगला हिस्सा तब पढ़ें जब ये आपको ठीक से समझ में आ जाए। आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट के नीचे एक शब्द लिखा हुआ है, अर्हता या क्वालिफिकेशन।
स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति, यदि आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, या इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, या कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये चीज़ें होंगी, तब आप उसके लिए अहर माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे कि आपकी ये योग्यता। तो उस योग्यता के क्रम में सबसे पहली बात तो यह है, भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है उसे भारत का नागरिक होना आवश्यक है, और न्यूनतम 35 वर्ष उम्र हो। यानी अगर मैं खुद राष्ट्रपति बनना चाहता हूं तो मैं भारत का नागरिक हूं, और 35 साल का हो गया हूं तो मैं भारत के नागरिक होने की बेसिक क्वालिफिकेशन 2 पूरी करता हूं। तीसरी चीज यह है कि भारत में 2 लोकसभा और राज्यसभा के रूप में निम्न और उच्च सदन है। उसमें से जो निम्न सदन है, लोकसभा लोअर हाउस जिसे कहेंगे, उसका सदस्य होने की योग्यता रखता हो। यानी अगर वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता है, न्यूनतम 35 वर्ष उम्र है और भारत का नागरिक है, तो वो राष्ट्रपति के लिए क्वालिफिकेशन नंबर 3 भी रखता है। आपको लगा होगा कि ये 35 वर्ष क्यों लिखा गया है? मित्रों, इसलिए लिखा गया है क्योंकि लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता में लोकसभा की पहली कंडीशन है न्यूनतम 25 वर्ष। तो अगर 25 वर्ष कह देंगे तो ये बात एक दूसरे की विरोधाभासी हो जाएगी। इसलिए यहां इसलिए स्पष्ट किया गया है कि उम्र तो 35 वर्ष हो, लेकिन लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता भी रखता हो। तीसरी बात यह है कि केंद्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकरण यानी लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी में लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ना हो। यानी अगर वह व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी में किसी भी लाभ के पद पर है, तो वह व्यक्ति इस राष्ट्रपति की न्यूनतम अर्हता को पूरा नहीं करता, लिहाजा वह राष्ट्रपति का उम्मीदवार नहीं हो सकता। लेकिन रोचक बात यहां पर यह भी है कि अगर वह व्यक्ति स्वयं में राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का गवर्नर है या केंद्र और राज्य सरकार का मंत्री है, आप फिर से देख लीजिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट या सेंटर या स्टेट का कोई भी मिनिस्टर है, तो ऐसा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका सीधा और स्पष्ट मतलब यह हो गया कि अगर वह व्यक्ति राष्ट्रपति है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अगर वह उपराष्ट्रपति है तो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, अगर वह राज्यपाल है या केंद्र या राज्य में किसी सरकार में मंत्री है तो भी वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि यह सब पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आते। तो दोनों बातें मैंने स्पष्ट की, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी यह लाइन से सवाल इस लाइन से बन जाते हैं, तो अगर आप नोट कर लेंगे तो आपको सरलता होगी। ठीक, इसके बाद हम आएंगे कि आखिर हमने योग्यता पूरी कर ली, अब हम राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं, तो नॉमिनेशन के लिए क्या होगा वो बात इसके आगे करते हैं, इसको आप तब तक नोट कर लीजिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि जहां तक आपने देखा कि आपकी राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, वो आपने पिछले कुछ मिनट पहले आपने सुना, पढ़ा, नोट किया। आपको यह भी बताना और जानना जरूरी है, मुझे बताना और आपको जानना कि राष्ट्रपति के चुनाव में दरअसल वोटर कौन होते हैं। तो एक लाइन में मैं आपको बता दूं, फिर उसका अलग से मैं थोड़ा सा और ज़्यादा बता दूंगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित शब्द पर जोर दे रहा हूं, इलेक्टेड मेंबर्स ही भाग लेते हैं। हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। यह बात बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेशों के सिलसिले में है कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं सहित सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर मैं बार बार निर्वाचित कह रहा हूं तो आप ये जान लीजिए कि जो मनोनीत हैं और नियुक्त हैं, जो भी होते होंगे, वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं रखते, और इन्हीं सबको मिलाकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है या निर्वाचक मंडल बनता है। तो अगर मैं एक वाक्य में कहूं कि निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिम्मेदार वोटर के रूप में है, या राष्ट्रपति के चुनाव का इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचक मंडल क्या है, तो आप कहेंगे कि साहब निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के और
सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं दिल्ली और पांडिचेरी यानी पुडुचेरी की विधानसभाओं को जोड़ते हुए। इतनी बात आपके पास पहुंच गई, यानी ये सब वोटर हो गए, यह बात तो आप मान रहे हैं। अब ये जो वोटर हो गए, इसी से आगे की कहानी जुड़ी हुई, इसलिए मैंने बीच में इस बात को आप तक पहुंचाया कि नॉमिनेशन फाइल करने में, मान लीजिए मेरा भी मन है, मैं भी नॉमिनेशन फाइल कर देता हूं, 35 साल का हूं, 15,000 रुपए भी जमा कर सकता हूं आरबीआई में, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हूं, ऑलमोस्ट सब चीजें, किसी लाभ के पद पर भी नहीं। लेकिन क्या मैं बहुत जिम्मेदार या महत्वपूर्ण व्यक्ति ऐसा हूं जिस पर राष्ट्रपति जैसे गरिमामय पद के लिए चुनाव लड़ना, ये कतई जरूरी नहीं है कि भारत का कोई नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकता। उसके वजन को बरकरार रखने के लिए, उसकी मर्यादा को बरकरार रखने के लिए एक यह बात भी जोड़ दी गई कि अगर मैं नॉमिनेशन फाइल करना चाहता हूं तो उसी इलेक्टोरल कॉलेज के, किसके, अभी जो बताया आपको, ध्यान आया, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, बार बार दिल्ली पुडुचेरी नहीं कहूंगा, उन सदस्यों में से कोई भी 50 लोग, यानी लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा की हो सकता है, विधानसभाओं के कोई भी 50 लोग मेरे नाम के प्रपोजर, आप देख रहे हैं प्रस्तावक 50, और जब वो प्रपोज कर दे मिस्टर ए चुनाव लड़ने के लिए, हम उनका समर्थन करते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, तो वो अगले 50 अनुमोदक होंगे जो सेकेंडर्स कहलाएंगे। बात आप ये समझिए कि अगर मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं तो मेरी योग्यता होने के बावजूद वो जो वोटर हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उनमें से कोई भी 50 मेरे नाम का प्रस्ताव रखें और इन 50 के अलावा दूसरे 50 मेरे नाम के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दें, जिन्हें सेकेंडर्स के रूप में जाना जाएगा। तो अगर एक लाइन में ये कहूं कि राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक, तो आपका आंसर क्या होगा? 50। प्रस्तावक और अनुमोदक कहां से आएंगे? आप कहेंगे निर्वाचक मंडल से। प्रस्तावक और अनुमोदक निर्वाचक मंडल का मतलब या तो वो लोकसभा के या राज्यसभा के या राज्यों की विधानसभा के या दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। लाइन कंप्लीट हो गई, सवाल आपका सुनिश्चित हो गया। अब आप देखिए, ये लोग भी मुझे मिल गए, इन्होंने भी कहा कि हम राकेश सिंह की क्लास में कि साहब उनका समर्थन करते हैं, इन्होंने किया, ये मेरे लिए अच्छी बात है। फिर मुझसे कहा गया कि भाई 15,000 रुपये आप जमा कीजिए आरबीआई में, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है। फिर मुझे लगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों? तो मुझसे यह कहा गया कि आप एक गंभीर प्रत्याशी हैं या नहीं। तो मैंने कहा साहब मैं तो गंभीर हूं, तभी तो चुनाव लड़ रहा हूं, 50 लोगों ने मेरे नाम का अनुमोदन किया, प्रस्ताव रखा है, अनुमोदन किया। बोले नहीं, फिर भी आप 15,000। तो मैंने कहा अगर मैं चुनाव हार गया? बोले हारने और जीतने की समस्या नहीं है, जीतेगा तो कोई एक ही प्रत्याशी जिसे निर्धारित कोटा वोटों का मिलेगा। लेकिन आप हार भी जाएं कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते डाले गए कुल वोटों का 1/6 से कम वोट अगर मिलेंगे तो आपकी ये जो जमानत राशि है 15,000 की, ये फॉरफिटेड हो जाएगी, फॉरफिटेड हो जाएगी। यानी ये जमानत राशि जो आपने चुनाव लड़ने के पहले 15,000 रुपए आरबीआई के पास जमा किए थे, अगर आपको कुल वोटों का जो वोट डाले गए, टोटल वोट नहीं, जो वोट डाले गए उनका 1/6 भी नहीं प्राप्त होता, इट मीन्स कि आप एक गंभीर अभ्यर्थी, गंभीर प्रत्याशी नहीं थे। इसलिए आपकी वो 15,000 राशि जमा जो की थी वो जब्त हो जाएगी। और यह महज एक प्रयास है कि बहुत शौकिया लोग चुनाव न लड़ें, क्योंकि 1997 से पहले, 1997 से पहले ये 15,000 राशि मात्र 2,500 थी और प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में 10 और 10 लोग थे, जो लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या को देख करके बहुत नाकाबिल, ना के बराबर थे। तो इस वजह से यह बात रखी गई। रिवीजन इसका ध्यान से सुनिए, राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज कैसे तैयार होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं को जोड़ करके, ऐड करके, उसके बाद जब हम नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उसी इलेक्टोरल कॉलेज से 50 प्रस्तावक के रूप में, जिन्हें प्रपोजर्स कह सकते हैं, 50 लोग अनुमोदक के रूप में, जो इन 50 से भिन्न होंगे। उसके बाद 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा आरबीआई में जमा होगा। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा उस स्थिति में ही हमें रिटर्न मिलेगा जब हमें डाले गए वोटों का 1/6 वोट मिल गए। अगर हमें नहीं मिलेंगे तो ये हमारी 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर ली जाएगी।
क्लियर? इसको भी नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए। इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे उस आंसर के करीब पहुंच रहे हैं कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप या सामान्य लोग वोट क्यों नहीं देते। दरअसल बात इलेक्टोरल कॉलेज से ही शुरू होती है कि जब हमें वोट देने का अधिकार ही नहीं। एक बात मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही थी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन, भैया मैंने वोट दिया जिससे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ, मैंने वोट दिया जिससे विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ, तो मेरी जो वोट देने की स्थिति थी, मेरा वोट किस पे ट्रांसफर हो गया? लोकसभा सदस्य के पास। मेरा वोट किसके पास ट्रांसफर हो गया? विधानसभा के पास। तभी तो वह व्यक्ति विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है मेरी तरफ से। मेरे हजारों लोग होंगे मेरे जैसे वोटर, तो वो व्यक्ति जिसको दे रहा है, तो देखिए अल्टीमेटली वोट देने का प्रोसेस स्टार्टिंग से, शुरुआत से तो मुझे से शुरू हुआ, बट मैं डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं। इसीलिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कही गई है कि मेरा वोट आप तक और आपका वोट किसी तीसरे तक। तो हम लोग इलेक्टोरल कॉलेज की बात कर रहे थे, वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारा महत्वपूर्ण, आपके हिसाब से कठिन लेकिन मेरे हिसाब से रोचक हिस्सा शुरू होता है कि किसी भी सदस्य की, जैसे साहब विधानसभा सदस्य है, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, इनकी वोट वैल्यू क्या है। एक बात तो आपको जाननी जरूरी होगी और मैं समझता हूं आपके पूर्व ज्ञान में होगी कि अगर हम उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। यानी उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, लोकसभा और हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के वोटों के माध्यम से एक कमरे में 80 लोग चुन करके जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के लोगों के वोटों के माध्यम से एक कमरे में 403 लोग चुन करके जा रहे हैं। तो महत्वपूर्ण कौन हुआ? यानी 80 लोग जो हैं वो ज्यादा बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बजाय 403 लोगों के। इसका मतलब है 80 और 403 के बीच स्थितियां होंगी। हो सकता है कि एक लोकसभा क्षेत्र में कई कई विधानसभाएं शामिल हो, और ये बात आपको मालूम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अगर लखनऊ विधानसभा है सदर, या लखनऊ कैंट है और लखनऊ लोकसभा है, दोनों में अंतर है। लोकसभा बड़ा क्षेत्र है, विधानसभा छोटा क्षेत्र है। यूं समझ लीजिए एक बहुत बड़े प्लॉट में, एक बहुत बड़े प्लॉट के कई हिस्से हैं, एक एक हिस्सा छोटा जो है वो विधानसभा के रूप में और वो जो बड़ा प्लॉट है वो लोकसभा के रूप में। आइए आपको ले चलता हूं कि मतमूल्य कैसे निकाला जाएगा। तो एक विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू अलग होगी और एक संसद के सदस्य की वोट वैल्यू अलग होगी। तो हमारी कैलकुलेशन, हमारी शुरुआत शुरू होती है किसी भी राज्य के विधानसभा के सदस्य की वोट वैल्यू से। किसी भी राज्य के विधानसभा की संख्या, कोई भी राज्य हो, अगर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है, आंध्रा है, झारखंड, कोई भी राज्य की नाम की जरूरत नहीं है क्योंकि हर राज्य की पॉपुलेशन अलग है। अब हम किसी राज्य के विधानसभा के एक सदस्य की वोट वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमने देखिए फार्मूले में लिखा हुआ है, और ये फार्मूला मैंने तो लिखा है, निर्धारित तो दूसरों ने किया है कि किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य वोट वैल्यू। साहब कैसे निकलेगा? हमने क्या किया, सबसे पहले राज्य की जनसंख्या, जो राज्य की पॉपुलेशन है, जो भी हो, जितने का लाख, जितने करोड़, लाखों में तो राज्य बन ही नहीं रहे, करोड़ों में, तो राज्य की जनसंख्या ऊपर लिख दी और उसमें निर्वाचित विधायकों की संख्या से डिवाइड कर दिया। इलेक्टेड मेंबर जो भी है, तो राज्य की संख्या मान लीजिए 100 करोड़ है, हालांकि इतनी तो नहीं है, लेकिन 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, वो मेरा विषय नहीं है। मेरा सिर्फ फार्मूले में ध्यान दीजिए कि राज्य की जनसंख्या को अगर उस राज्य के इलेक्टेड मेंबर से डिवाइड कर देते हैं और जो भी वैल्यू आती अगेन उसका 1000 से डिवाइड कर देते हैं। यह वैल्यू बहुत सिंपल है। यानी आप ध्यान दीजिए, राज्य की पॉपुलेशन को राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से आपने भाग दे दिया, जो वैल्यू आई उसमें 1000 से फिर भाग दे दिया। अगर 500 से ज्यादा है तो कंसीडर, और आप निर्वाचक मंडल के पुरोधा नहीं है कि आपको वहां कैलकुलेशन करने की इलेक्शन कमीशन बैठ के, आपको सिर्फ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये जानकारी चाहिए आखिर तरीका क्या और आप एक्टिव क्यों नहीं हो पाते। हम मान लीजिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो भी है, मध्य प्रदेश के एक विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू निकाल रहे हैं और तुल सिक्किम की भी निकाल रहे हैं।
यूपी की भी निकाल रहे हैं। अब आप देखिए पॉपुलेशन कहाँ की ज़्यादा है, तय है यूपी की सबसे ज़्यादा है, मध्य प्रदेश की यूपी से कम है और सिक्किम की मध्य प्रदेश से कम है। और जहाँ पॉपुलेशन कम होगी, एक मज़ेदार बात यह है कि वहाँ के विधानसभा सदस्यों की संख्या भी कम होगी, क्योंकि विधानसभा लोकसभा में प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन भी पॉपुलेशन के आधार पर है। तो हमने उस राज्य की जनसंख्या में उस राज्य के इलेक्टेड मेंबर से की वैल्यू से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू है उसका 1000 से अगेन डिवाइड कर दिया। और ये किसी भी राज्य के, तो जैसे ही बच्चों अलग अलग राज्य की अलग अलग जनसंख्या होती है, तो अलग अलग राज्य के विधानसभा सदस्यों की वोट वैल्यू भी अलग अलग होगी। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा, आप करके देखिएगा। और जब हम अलग अलग राज्य की, तो हमारी जिम्मेदारी बनी, हमारी का मतलब है ये उनके पास सब डाटा है, कैलकुलेशन है कि उत्तर प्रदेश का अगर एक विधानसभा सदस्य है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी, वो वोट वैल्यू उन्होंने वहां लिख दी। मध्य प्रदेश का अगर एक विधानसभा सदस्य है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी, सिक्किम का एक सदस्य है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी है, या पुडुचेरी का एक सदस्य है तो उसकी वोट वैल्यू कितनी है। सीधी सीधी सी बात है कि बड़े राज्यों की वोट वैल्यू ज़्यादा ही होगी और छोटे राज्यों की वोट वैल्यू कम होगी। तो जब बड़े राज्यों की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी तो अब हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी राज्य के एक विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू क्लियर हो गई, हमें फाइंड आउट कर ली हमने, तो उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर हम ये कहें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के एक विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू ए है, ए फॉर एप्पल ए है, तो a इंटू मल्टीप्लाइड बाई 403, और ये जो वैल्यू निकल आएगी 403 इंटू ए, ये उत्तर प्रदेश के टोटल विधानसभा सदस्यों की वोट वैल्यू निकल आएगी। अब आपका काम अगला शुरू होता है, मध्य प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की वोट वैल्यू निकालिए। और इस तरीके से पूरे भारत के सभी विधानसभा सदस्यों की वोट वैल्यू निकाल लीजिए आप। जब वोट वैल्यू निकल आई तो वो वोट वैल्यू जोड़ी जाएगी, सिंपल ऐड कर दीजिए, बहुत ढेर सी हो जाएगी। और उस वैल्यू में आपको एक बात ध्यान देनी है कि उतने पूरे भारत के लोगों ने अपने वोटों के माध्यम से अलग अलग राज्यों की विधानसभा के प्रतिनिधियों का चयन किया है, निर्वाचन किया, यानी वो वोटर है। और उतने ही लोगों ने दिल्ली में बैठे हुए लोकसभा और राज्यसभा के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन में भाग लिया। यानी जो पूरे भारत के विधानसभा सदस्यों की वोट वैल्यू का सम होगा, जोड़ होगा, योग होगा, वही टोटल वैल्यू होगी हमारे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की। तो अब इस प्रकार हम पूरे भारत की प्रत्येक विधानसभा के टोटल वोट वैल्यू को लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं सबसे पहले आपने एक विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू निकालनी चाहिए। विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू निकली, आपने उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई कर दिया तो वो वहाँ के पूरी विधानसभा सदस्यों की टोटल वोट वैल्यू निकल आई। सेकंड आपने दूसरे राज्य में किया, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, इस तरीके से जितने भी राज्य, सबको आपने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया और अब उनने सबका आपने सम कर लिया। तो ये आप एक लाइन में कह सकते हैं ना, भारत के प्रत्येक राज्य की विधानसभा के सदस्यों का कुल मत मूल्य। अब आपको एक संसद सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा काम करना, उस टोटल वोट वैल्यू में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से डिवाइड कर दीजिए और इस प्रकार संसद के एक सदस्य का वोट वैल्यू आ गया। मैं उसको भी नीचे लिख करके अभी बता देता हूं आपको। तो ये चीजें अगर आपने बहुत, और ये लेक्चर एक चीज बताऊं, जितना सरल लग रहा है देखना, इतना सरल वस्तुतः है नहीं। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इसको एक बार में ही देखिए और 2-3 बार देखिए, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल पेस्ट हो जाए, चिपक जाए। और ये बार बार नहीं बदल रहा, वर्षों से यही चला आ रहा। तो एक बार आप जान जाएंगे तो आप मजबूत हो जाएंगे। अब मैं अभी आपको संसद के एक सदस्य की वोट वैल्यू के लिए फार्मूला लिख देता हूं, उसको भी नोट कर लीजिए, तब तक इसको आप पढ़िए।